मेरा नाम तुषार कंसल है। कंपनी का नाम कंसल्टेंसी वेंचर्स। 20 साल से ज़्यादा मेरे को फंडिंग बिजनेस में हो गए और 5,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प किया है। कंसल्टेंसी वेंचर्स स्टार्टअप्स को हर तरीके से हेल्प करती है और उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। आज हम बिज़नेस की पाठशाला में ये डिस्कस करने के लिए आए हैं कि ये जो स्टार्टअप्स हम देखते हैं इनके पीछे का जो बिज़नेस प्लान है वो कैसे बनता है। आप देखते हैं पेटीएम हर एक मोबाइल में आ गया है, ज़ोमैटो आ गया है, स्विगी आ गया है। लोग इतने सारे स्टार्टअप्स की प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं और लोग ये सोचते हैं, आप सबके मन में ये सवाल होगा कि हम ऐसा बिज़नेस कैसे बनाएं और अगर हमें ये टाइप का बिज़नेस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक बिज़नेस प्लान कैसे बनता है और वो बिज़नेस प्लान जो कि एक हम इन्वेस्टर को भी दिखा सकें, हम अपने एम्प्लॉई को भी दिखा सकें, अपने कस्टमर को भी दिखा सकें। उस बिज़नेस प्लान के बेसिस पे हम खुद भी काम कर सकें कि वो बिज़नेस खड़ा हो। तो आज हमारा यही डिस्कशन का टॉपिक है, हाउ टू मेक अ बिज़नेस प्लान। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बिज़नेस वो एक सिस्टम का पार्ट होता है। एक अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, ग्लोबल इकोनॉमी है और हम सब उसका पार्ट हैं। अगर आप एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी नज़र में आपको दिखना चाहिए कि कहाँ किस चीज़ में एक ऐसी कमी खड़ी हुई है, एक प्रॉब्लम आई है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और अच्छी तरह से सॉल्व करते हो तो लोग आपको उसके लिए पैसे देंगे और वहाँ से आपकी मार्केट खड़ी होगी। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर बहुत उस तरह से सोचते हो कि नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो फिर आप सिस्टम को चेंज करने के लिए आप अग्रसर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सिस्टम को चेंज करने के लिए आपकी थिंकिंग है, आपकी आईज़ हैं, आपको दिखता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो म्यूनिसिपल सीवर लाइंस हैं उसके अंदर एक इंसान अंदर जाता है, उसको क्लीन करके बाहर आता है, उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनको वो दिखता है कि ये चीज़ ऐसे सॉल्व होती है, ऐसे क्लीन होती है, उनको अच्छी नहीं लगती। तो उनको लगता है इसके लिए हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ स्टार्टअप्स खड़ी हुई हैं जिन्होंने रोबो बनाए हैं जो सीवर लाइन के अंदर जाते हैं, उसको साफ़ करते हैं और बाहर से कैमरा से आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। तो यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है और आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप हो सकता है एक पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, खाना, कपड़ा, मकान। अगर आप ये पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर भी आप हो सकता है ज़ोमैटो की तरह 25 मिनट के अंदर आप घर में फूड प्रोवाइड कर रहे हो। तो यानी आपने टाइमिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करी। आपने रेटिंग सिस्टम दे दिया ऐप के अंदर, तो आपने क्वालिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सारे टाइप का हो सकता है आप इंसान की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि हंगर की प्रॉब्लम। हो सकता है आप एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उसको लेके अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उससे क्लाइमेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। या फिर आप एक फैशन के बिज़नेस में, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक हाई स्टेटस प्रॉब्लम है, उसके केस में आप थोड़े से बेटर क्वालिटी के या बेटर अफोर्डेबल कपड़े प्रोवाइड करना चाहते हो। मे बी आप जिस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करना चाहते हो वो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जैसे कि ऐप है, या फिर आप एक ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं रिटेल में, कि आपकी ऐप भी हो, ऑनलाइन भी हो और ऑफलाइन भी हो, स्टोर्स भी हो। तो आप उस तरीके से उनको एक नई चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हो। तो पहली चीज़ हमारी हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जितनी क्लियर होगी उतना अच्छा बिजनेस प्लान बनेगा। अब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है।
और उस वजह से अगर आप बाद में उस बिज़नेस के ऊपर पैसा लगाओगे अपना या इन्वेस्टर का, तो वो लॉस होगा, बिकॉज कस्टमर की थिंकिंग को आपने कैप्चर नहीं किया। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद, वो है सोल्यूशन स्टेटमेंट। सोल्यूशन स्टेटमेंट मतलब कि जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है उसको आप सॉल्व कैसे करोगे। सपोज़ आप कोई भी कंपनी ले लो, अभी मैजिक ब्रिक्स है, वो आपको रियल एस्टेट की लिस्टिंग्स, प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं और मेरे ख्याल से 15-20 साल से करते आ रहे हैं। और आज आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी है तो आपको बहुत सारे ब्रोकर्स के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन आप अगर मैजिक ब्रिक्स पे जाते हो तो आपको लगता है कि इससे हमें थोड़ा जल्दी और बेटर क्लैरिटी मिलेगी, क्या रेट्स हैं, क्या लोकेशन है, प्रॉपर्टी की फ़ोटोज़ क्या है। उसी तरीके से अगर आप नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ देखोगे, ओला में उन्होंने एक टैक्सी सर्विस शुरू करी जो ऊबर के बिल्कुल मैचिंग टाइप की थी, लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि इंडिया में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि वो 60 to 70% आपको फ्यूल में पेट्रोल की सेविंग देता है, तो 60 to 70% कॉस्ट कम लगती है आपको। तो उस वजह से उन्होंने शिफ्ट किया अपने बिज़नेस को, एक नया बिज़नेस खड़ा किया और चेन्नई में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। तो एक प्रॉब्लम को ढूंढा, फिर उसका सल्यूशन ढूंढा कि हम इसको अगर फैक्ट्री लगानी है तो कहाँ लगाएंगे, अगर हमें बाहर से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो किससे करवाएंगे, उसको किस प्राइस पे हम देंगे कस्टमर को, और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू देंगे या ऑनलाइन बुकिंग होगी। ये सॉल्यूशन स्टेटमेंट हो गई। तीसरी चीज़, टीम कौन सी है जो उसको करने वाली। आप देखो, इन्वेस्टर आज ये सोचता है कि मैं अभी पैसा डालूं इस कंपनी में या ये कंपनी को थोड़ा सा और देखूं, क्योंकि अभी शुरू में अगर कोई पैसा डालता है उसके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है देखने के लिए, तो उसको ये लगता है कि थोड़ी सी और चीज़ें बन जाएं, थोड़ा सा मार्केट वैलिडेशन हो जाए, थोड़ा सा मार्केट मैच्योर हो जाए, थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखने लगे, प्रोडक्ट की शक्ल दिखने लगे। तो जो तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो कि कौन लोग उसको करने वाले हैं। अगर टीम स्ट्रांग होती है, अगर वो टेक्नोलॉजी की कंपनी बना रहे हैं तो एक CTO होना चाहिए जिसको जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का हो, जो फाउंडर होना चाहिए उसको सेक्टर की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर उसको सेक्टर की समझ है तो उसको ये पता होगा कि बाकी लोग उस बिज़नेस में किस प्राइस पे दे रहे हैं, कैसे उसमें से कमा रहे हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और अगर बाकी लोग उसको कर रहे हैं तो आप उससे बेटर भी कर सकते हो। ये जो फंडामेंटल बिलीव है कि थिंग्स कैन गेट बेटर, जैसे स्टीव जॉब्स बोलते थे एप्पल के कि थिंग्स, जो लोग दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं वो ही सोचते हैं कि हम कुछ बेटर चीज़ करें। तो वहाँ से अगर हम देखें तो जो टीम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टर ये सोचता है कि जितना जल्दी मैं पैसा डाल रहा हूँ उतना मैं फाउंडर और को फाउंडर की शक्ल देख के पैसा डाल रहा हूँ कि इन लोगों में कितना दम, क्योंकि बिजनेस प्लान कोई भी ऐसा नहीं होता जो डे 1 पे सबसे क्लियर हो। उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, जैसे जैसे आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है, और मार्केट भी चेंज होती रहती है। जैसे कोविड आया, कोविड आने के बाद सडनली जो मार्केट्स थी, एजुकेशन सारी ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। जूम जो कंपनी थी उसका स्टॉक प्राइस, जो उस कंपनी की वैल्यू थी वो 8 बिलियन से 42 बिलियन पे चली गई। एडटेक कंपनीज खड़ी हो गई जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करने शुरू कर दिए और बहुत डिमांड बढ़ गई। तो कोई भी चेंज के साथ अगर टीम अच्छी है तो वो उस बिजनेस को चेंज कर सकती है, बिकॉज जो फाउंडर है उसमें दम है। उसके बाद आता है गो टू मार्केट। गो टू मार्केट मतलब आप मार्केट में पहुंचोगे कैसे। आप डिजिटल मार्केटिंग करके पहुंचोगे, या एडवर्टाइजिंग करके पहुंचोगे, या कोल्ड कॉलिंग करके कॉल सेंटर के थ्रू पहुंचोगे। तो आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है बिजनेस प्लान के अंदर वो है बिजनेस मॉडल, यानी आप चार्ज कैसे करोगे।
कितना चार्ज करोगे, चार्ज कैसे करोगे, क्योंकि आज आप देखो बहुत मार्केट्स हैं वो बहुत मैच्योर हैं, आज कंपटीशन बहुत है। आज आप एक बहुत अच्छा प्राइसिंग ले रहे हो किसी चीज़ के अंदर, और अगर वो मार्केट में बहुत नोन प्रोडक्ट या सर्विस बन जाती है तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि हम एक सिमिलर टाइप की कंपनी बना के उसको फंड कर दें, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। तो होता क्या है कि अल्टीमेटली एक अच्छा हेल्दी जो मार्केट होती है वो ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, और उसके अंदर अंडर कटिंग स्टार्ट हो जाती है कि आप एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, वो पहले से सस्ते में बिक रहा है, तो आपको भी अपने प्राइस कम करने पड़ते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टर बात करता है मोट्स की। अगर आपने देखा ये किले बने हुए हैं इंडिया में बाहर, जिसमें इन्वेडर्स आते थे, और किले के बाहर एक लेक बनी होती थी, मोट कहते थे उसको, जिसको वो पार नहीं कर पाते थे क्योंकि वो पानी का एक चैनल होता है। तो वो मोट हम कहते हैं बिजनेस प्लान के अंदर कि ऐसी क्या चीज़ है आपके बिजनेस में कि कोई बड़े पैसे वाला, डीप पॉकेट्स वाला एक अगर सेम चीज़ लॉन्च कर दे तो वो आपको compete नहीं कर पाएगा। उस चीज़ को कहते हैं मोट्स इन द बिजनेस। और मोट के अंदर अगर आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, एग्जांपल ये है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ अ मोट, आपने आईपी फाइल किया हुआ है, आपके पास राइट्स हैं उस आईपी के ऊपर, तो आप मे बी टेक अ ग्लोबल राइट्स। आजकल तो ग्लोबल राइट्स लेना भी थोड़ा पैसे लगते हैं उसमें, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक आईपी करके रखो अपने प्रोडक्ट का। तो वो बात आती है मोट्स की। बिजनेस मॉडल इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस खुले, जैसे शेयर चैट, क्रेड, जिसमें फंडिंग तो ऐसी हुई कि वो $1 बिलियन की वैल्यूएशंस पे हैं, लेकिन अगर लॉसेस देखोगे तो वो 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ उस टाइप के लॉसेस भी हैं, और टर्नओवर देखोगे तो बहुत छोटा है, 200 करोड़, 150 करोड़। तो आजकल का जो इन्वेस्टर है, पिछले 6-8 महीने में ग्लोबल इकोनॉमी टाइट चल रही है। कोविड के बाद गवर्नमेंट्स ने बहुत पैसा बांट दिया, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने, यूएस ने, यूरोप ने, और वो पैसा सारा सिस्टम में चला गया। उस वजह से महंगाई बढ़ गई, क्योंकि पैसा लोगों के हाथ में ज़्यादा आ गया और प्रोडक्ट्स कम थे, फूड कम था, तो उस वजह से महंगाई बढ़ गई। और महंगाई बढ़ने की वजह से जो बैंक हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है, उसी तरह से फेडरल रिज़र्व यूएस का है, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से पैसे की सप्लाई कम हो गई मार्केट में। वो पैसे की सप्लाई कम करने का आइडिया यही था कि महंगाई कम हो, लेकिन पैसे की सप्लाई कम होने से इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, वेंचर कैपिटल। तो इस वजह से इन्वेस्टर बहुत कॉन्शियस हो गया कि मेरे को लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर पैसा नहीं डालना, मेरे को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में पैसा डालना है। पता चले मैं आज लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा डालूं और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको और पैसे की ज़रूरत हो क्योंकि वो लॉस मेकिंग है और वो उसको ना मिले, तो कंपनी बंद हो जाए। तो इन्वेस्टर्स की लाइकिंग हो गई है अच्छा बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। और उसके बाद आता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब आप अभी कितना बिजनेस कर रहे हो, आपका रेवेन्यू कितना है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, जो हर आप आइटम बेच रहे हो, यूनिट बेच रहे हो, उसके ऊपर आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं, उसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। तो आपके पास यूनिट इकोनॉमिक्स है या नहीं। और तीसरी चीज़, कंपनी 1-2 साल तक इन्वेस्टमेंट मोड में रहती है तो लॉसेस देती है, लेकिन उसके बाद जब बिजनेस आना शुरू होता है तो उसके प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाते हैं, उससे कैश फ्लोज अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो आपका बिजनेस मॉडल जो है वो प्रॉफिट्स दे के कैश फ्लोज वाले मॉडल है या फिर लॉस मेकिंग है कंटिन्यूसली। तो वो ट्रैक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्री रेवेन्यू स्टेज पे रेवेन्यू शुरू किए बिना फंडिंग मांगती हैं। इन्वेस्टर फंड करते हैं ऐसी कंपनीज को, हम लोगों ने भी ऐसी बहुत फंडिंग्स करी हैं, लेकिन इन्वेस्टर ज़्यादा कंफर्टेबल तब होता है जब आप कंपनी को बिजनेस करके दिखाओ। और
रेवेन्यू करके दिखाओ, यानी कि ट्रैक्शन दिखाओ। उसके बाद जो बिजनेस प्लान में इंपॉर्टेंट है वो है कंपटीशन कौन सा है आपका। अगर आप स्मार्टफोन कंपनी हो तो ओप्पो, वीवो, एप्पल, और कंपेटिटर का एनालिसिस करके हम बिजनेस प्लान में देना चाहते हैं कि हमारा कंपटीशन जो है वो कहाँ से प्रोक्योर कर रहा है, कितने का सप्लाई कर रहा है, हम उससे बेटर अगर करेंगे तो हम किस बेसिस पे उससे compete करेंगे, आपकी competitive advantages क्या हैं, हम उससे बेटर प्राइस पे देंगे, बेटर क्वालिटी देंगे, बेटर सिस्टम से मार्केट में उतारेंगे, इजी अवेलेबिलिटी करेंगे, वारंटी देंगे, रिटर्न ऑप्शन देंगे कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो वापस कर दो, फुल रिफंड देंगे या पार्शियल रिफंड देंगे। अगर उस प्रोडक्ट की सर्विसिंग होनी है, हमारे सर्विस सेंटर्स हैं या नहीं, अगर नहीं है तो हमने किसी और के साथ टाई अप किया है या नहीं, अगर हमने टाई अप किया तो उसके लिए हमने उनकी ट्रेनिंग का प्रोविज़न प्रावधान किया हुआ है या नहीं। तो वहाँ पे आती है कंपेटिटिव एडवांटेजेस। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट में आती हैं और आपको हमेशा ये लगता है कि कई मेरे पास फाउंडर्स आए, उन्होंने बोला कि हमारा आइडिया सामने वाली कंपनी के आइडिया से बेटर था, लेकिन सामने वाली कंपनी आगे निकल गई। वो तो कुछ तो किस्मत है, लेकिन सामने वाली कंपनी ने अपने आप को बहुत निम्बल रखा होगा, बहुत मार्केट को स्टडी किया होगा, सही टाइम पे उनको फंडिंग मिल गई होगी। और फंडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है आजकल, तो बूट स्ट्रैपिंग जिसको बोलते हैं कि आपने खुद के पैसे लगाए हुए। अब ज़ेरोधा कंपनी $1 बिलियन से ऊपर की हो गई। सर्विस क्लास बैकग्राउंड के हैं मिस्टर नितिन कामत और निखिल कामत, उन्होंने आज तक बाहर का ₹1 भी नहीं लिया। जोहो पद्म भूषण मिला है उनको, मिस्टर वेम्बू को, और आज तक बाहर का $1 भी नहीं लिया, अपना खुद के पैसे से बनाई है, मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है। और तमिलनाडु के जिस गांव से बिलोंग करते हैं, पूरे गांव में उन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिसेज, ट्रेनिंग सेंटर्स लगाए हैं और वहीं से वो ऑपरेट कर रहे हैं और ग्लोबल कंपनीज से compete कर रहे हैं। तो competitive advantages के बाद जो बात आती है वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस मतलब आप अगले 5 साल में कितना धंधा करोगे, कैसे आप कितने पैसे को लगाओगे, वो पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा, उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट होगा, उससे क्या कैश फ्लोज जनरेट होंगे। तो वो 5 साल का जो एक आप प्लान बनाते हो एक्सेल शीट के ऊपर, जिसमें आप सारे नंबर्स लिंक्ड होते हैं आपस में, और जब हम कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं तो हम उसी शीट को यूज़ करके वैल्यू करते हैं कि कंपनी की जो नंबर्स हैं वो कैसे रहेंगे, कंपनी जो बिजनेस है अगले 5 साल में वो कैसा करेगी, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। और आखिरी कुछ चीज़ें जो बिजनेस प्लान के अंदर यूज़ होती हैं, आप कितना पैसा मांग रहे हो। अब बहुत फाउंडर्स मेरे पास आते हैं, 50 करोड़ दे दो। आप ले लो 50 करोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लो 50 करोड़, लेकिन 50 करोड़ की ज़रूरत है कहाँ? पहले साल में पहले 18 महीने का आप बताओ कितनी ज़रूरत है। 5 करोड़ की ज़रूरत है, 6 करोड़ की ज़रूरत है, 10 करोड़ की ज़रूरत है। उस पैसे का यूज़ ऑफ फंड्स क्या है, आप उसको कैसे यूज़ करोगे, कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, कितना फिक्स्ड एक्सपेंसेस होगा, कितना सैलरीज में जा रहा है, कितना मार्केटिंग में जा रहा है, कितना वो उसका ब्रेकअप। तो यूज़ ऑफ फंड्स, अगर आप आज ज़्यादा फंड रेज कर रहे हो और वो पैसा आप अगले 18 महीने में यूज़ नहीं कर पा रहे, वो बैंक में पड़ा हुआ है, तो एंड ऑफ द डे आपने लूज आउट किया, बिकॉज आपने आज इक्विटी दी, बाद में कंपनी की वैल्यू बढ़ जानी थी 18 महीने बाद, तो उस टाइम पे लेते हैं पैसे को। तो इसलिए कितना फंड आप मांग रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ फंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पैसे को आप यूज कैसे करो। और आखिरी में जो हम देखते हैं वो ये है कि फ्यूचर रोड मैप क्या है कंपनी का। यानी कंपनी आज कहती है आज हम 20 एम्प्लॉइज़ हैं और 6 महीने बाद हम 100 होंगे। तो अगर हम 100 होंगे, उसमें से कितने को फाउंडर्स होंगे, कितने CXOs होंगे, कितनी मिडिल मैनेजमेंट होगी,
अगर बायजूस टाइप की कंपनी है तो हज़ारों में सेल्स के एजेंट्स हैं उनके पास, तो आपका वो प्लान रहेगा या कैसे रहेगा? आप नई मार्केट में लॉन्च करोगे, हम नए ऑफिसेस खोलेंगे, आप कौन सी कंट्री में आपका घुसने का प्लान है, किस स्टेज पे आप प्रोडक्ट का नया वर्जन लॉन्च करने वाले हो, ये सारा हम कैप्चर करते हैं फ्यूचर रोड मैप में। तो एक अच्छा बिजनेस प्लान ये होता है जो ये सारी चीज़ें कैप्चर करे। और अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वाइट हैट जूनियर का, मिस्टर करण बजाज का। मिस्टर करण बजाज ने जब फंडिंग रेज करी और आज सारी दुनिया उनको जानती है, उन्होंने $300 मिलियन में वाइट हैट जूनियर बेची बायजूस को। उनके वर्ड्स अगर आप सुने, उन्होंने ये बोला कि मैंने इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें बताने के अलावा मैंने इन्वेस्टर को ये भी बताया कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में खड़ा हूँ जिसमें हेडविंड्स हैं। हेडविंड्स मतलब जो बहुत ग्रो कर रही है, उसका उन्होंने नंबर्स दिए इन्वेस्टर को। दूसरी चीज़, मेरी खुद की बैलेंस शीट में हेडविंड्स हैं। मैं खुद पिछले 9 महीने से 40-50% पर मंथ पे ग्रो कर रहा हूँ। तो यहाँ से खड़े होके आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं इतना आ चुका हूँ तो यहाँ से कहाँ जाऊँगा, जो वो नाइकी का कर्व होता है। अगर आप पैसे डालोगे तो इससे मैं क्या अचीव कर सकता हूँ कोडिंग बिजनेस में, ऑनलाइन कोडिंग। तो ये एक बिजनेस प्लान के पैरामीटर्स हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, you can reach out to me on LinkedIn on consultancy.com and you can check it out. I'll be happy to answer your questions. Thank you so much.